So welcome to UPSC परीक्षा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज रोहित कुमार. आज है 6 दिसंबर और आज द 6 दिसंबर के द हिंदू के जो मेन टॉपिक और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज का महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित क्या है. तो शुरुआत करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए. सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप पहले चैप्टर पर आप जाएंगे तो आज का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग खबर आपको देखने को मिलेगा. इंटरेस्टिंग तो नहीं है परंतु फिर भी इंटरेस्टिंग आपको बना दिया जा रहा है. आप देखो, आपको कहानी है यहां से ऑपोजिशंस में. आप देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, शीतकालीन. अब ऐसे स्थिति में डिफरेंट टाइप के बिल्स आ रहे हैं. यहां पर आप देखोगे कि ऑपोजिशन ने टारगेट किया है गवर्नमेंट पर और एलिगेशंस लगाया है कि कहीं ना कहीं योजनाओं का नाम संस्कृत भाषा और हिंदी में रखा जा रहा है, जिससे जो नॉन हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनको काफी दिक्कतें होती है. अब इसको लेकर सेंटर ने इस बात को डिफेंड किया और मूव किया रिफ्लेक्शंस ऑफ इंडिया कल्चर और लीगेसी को लेकर के. तो इसके बारे में आज हम समझेंगे. हालांकि आपको बता दूं कि हिंदी को लेकर के आज 50 साल पहले से ही ये मुद्दा चलता आ रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है. इसी कारण से भारत इतने बड़े विशाल देश होने के बावजूद भी इसकी कोई अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है. हालांकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी कुछ ना अपनी राष्ट्रीय भाषा है, जैसे फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच है, इंग्लैंड की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की भी अपनी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है. ऑपोजिशन ने इस बात पर टारगेट करते हुए कहा है कि हिंदी और संस्कृत नाम को लेकर नए नए कानूनों में, पार्लियामेंट नए कानून में हिंदी और संस्कृत के नाम का प्रयोग करती है. इस बात पर गवर्नमेंट को इंक्यूज किया गया. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दरअसल मामला ये हुआ कि सेंट्रल डिफेंडेंट मूव टू रिफ्लेक्शंस के बेस के आधार पर हाल फिलहाल में ने एक बिल लेकर के आया पार्लियामेंट्री फाइट में, और उस बिल में एक नाम था भारतीय वायुयान विधेयक. भारतीय वायुयान विधेयक, इंडियन एयरक्राफ्ट बिल. अब इस इंडियन एयरक्राफ्ट बिल का नाम है भारतीय वायुयान विधेयक. अब इसको लेकर वाईएसआरसीपी एमपी एस निरंजन रेड्डी ने यहां पर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कहा है कि भाई ऐसे बिल लाओगे, नाम रखोगे तो इसके लिए कहीं ना कहीं हिंदी टाइटल फॉर द बिल के लिए हुज कंटेंट इन इंग्लिश, सो वी आर नाउ गोइंग टू हैव अ पॉसिबिलिटी टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. तो इसको लेकर के काफी चर्चा चल रहा है, काफी गर्मा गर्मी है, और इसके कारण से ये कहा गया कि लगातार सरकार हिंडिफिकेशंस करने की कोशिश कर रही है, कानून का हिंडिफिकेशंस करने की कोशिश कर रही है, यानी हिंदी को क्या कर रही, इम्पोज कर रही है. और ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसके कारण से सरकार ऐसा करे. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका टाइटल होना चाहिए था एयरक्राफ्ट बिल 2024, लेकिन वायुयान विधेयक यहाँ पर भारतीय वायुयान विधेयक दिया गया. इसी प्रकार से कुछ और लोगों ने कहा कि जैसे नाम था पहले शुरुआती दौर में, अर्लियर में, कि हमारे संविधान के नाम तो अलग अलग थे, ऐसी स्थिति में जैसे भारतीय संहिता की बात करें, न्याय संहिता, पहले आईपी था, इंडियन पिनल कोड था, या सीआरपी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसका नाम आज बदल गए हैं. तो इसको लेकर के काफी चल रहा है भारतीय. तो ये था इससे संबंधित आपका, ये बातें थी. वहीं पर दूसरी तरफ न्यूज है आपका फडणवीस साहब की बात करें. फडणवीस साहब महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं. हाँ, तीसरी बार होगा जो महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर फडणवीस साहब बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस. तो भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर देवेंद्र फडणवीस जो है 21 अब आगे बढ़ते हैं एक नए न्यूज पर. अब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द नेगेटिव टू थिएटर्स, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल टू स्क्रीन रीस्टोर टू इंडियन क्लासिक्स. ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट बन सकता है. तो अगर हम यहां पर बात करें कि
13 एडिशंस ऑफ कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लगा किफ, जो सेट ऑफ स्क्रीन डिजिटली रीस्टोर किया गया। 6, अगर हम 20th सेंचुरी में देखें तो डिफरेंट डिफरेंट फिल्म लगाए गए और वहां के जो क्लासिकल के बेस के आधार पर था, और ये फिल्म जगह जगह से लेकर आए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ जो कल्ट क्लासिकल फिल्म था, जैसे मानथम जो कि श्याम बेंगल के द्वारा, उसी प्रकार से कुछ ऐसे फिल्म तो 6 फिल्म खास करके इंडियन लैंग्वेज में था, मलयालम था, हिंदी था, उड़िया, मणिपुरी, ये सारे फिल्म थे जो 69 से लेकर 1990 तक के बीच में प्रोड्यूस किए गए थे इन फिल्म, और इस फिल्म को यहाँ पर आयोजन किया गया। तो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ये आपकी न्यूज हो सकते हैं। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। ये खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और न्यूज है जिसकी बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर देखो, ये है आपका आर्ट एंड कल्चर से नहीं, इन्वायरमेंटल साइंस से, ईवीएस से। अब ईवीएस में यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर त्रिवेंद्रपुरम जू में ब्रिग्स ड्रग फ्रॉम द यूएसए थ्रेट टू लायनेस। यहां पर आप देखेंगे कि ड्रग्स हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका से, एक ड्रग्स इंपोर्ट किया गया है सिटी जू के अंदर में ट्रीटमेंट करने के लिए 6 ईयर ओल्ड लायनेस नेम, जिसका नाम है ग्रेसी नाम है। ग्रेसी नाम की आप कह सकते हो बाघिन है, या लायनेस मतलब शेरिन होता है, फीमेल शेर का वर्जन होता है, उसको ट्रीटमेंट किए अमेरिका से उनके लिए ड्रग्स लेकर आया। अब ग्रेसी जो है वो सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक स्किन कंडीशन से सफर कर रही है ना, तो उनके स्किन से, तो जिसके कारण से इनको डायग्नोसिस किया जा रहा है, और ये क्रोनिक एडॉप्ट, ये जिसके लिए मेडिसिन अमेरिका से लेकर आया गया है ना, जिसके थ्रू, जिसका ये कह सकते हो कि कंपनी जोइट्स नाम की कंपनी है, 4 डोज है आपका, करीब करीब 15,000 के अराउंड में एक डोज आपको मिलता है। ग्रेसी जो है आयुष और आशीर्वाद पेयर ऑफ द लिव में जू में रहती है, और इसका जन्म जो है हुआ इसमें, सी वॉज रियली इनटू स्पेशल केयर किया जा रहा है। तो इससे संबंधित है आपका, है कि काफी कॉस्टली। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही इन्वायरमेंटल साइड से, ईवीएस से ही एक प्रश्न है आपका। कर्नाटका मिनिस्टर ने ऑफिशियली तमिलनाडु मॉडल पर एलिफेंट एक मेनेंस के बारे में कहा है। आपको बता दूं कि कर्नाटका इन्वायरमेंट मिनिस्टर ईश्वर खांदरे ने डायरेक्ट किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को कि तमिलनाडु के ही मॉडल पर कर्नाटका के अंदर में फेंसिंग करने की जरूरत है। इसके पीछे कारण है वाइल्ड एलिफेंट। वाइल्ड एलिफेंट का जो प्रकोप है कर्नाटका में बहुत ज्यादा है, तो इसको लेकर के ये हो रहा है। अब यहां पर कर्नाटका के बारे में आपको बता दूं, आपको यूपीएससी में इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सबसे ज्यादा एलिफेंट किस राज्य में है। तो यहां पर आपको बता दूं कि कर्नाटका हैज हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन द कंट्री, यानी कि भारत में, हमारे देश में सबसे ज्यादा एलिफेंट का पॉपुलेशन कर्नाटका में है आपका। एंड देयर हैज बीन टू मेनी इंसिडेंट, यहां पर देखने को मिला है कि एलिफेंट ह्यूमन पर अटैक करता है। तो इससे बचने के लिए कर्नाटका सरकार मिनिस्टर कहते हैं कि भाई तमिलनाडु के ही मॉडल पर यहां पर भी फेंसिंग करने की जरूरत है, ताकि ह्यूमन और एनिमल के बीच में कन्फ्लिक्शंस ना हो, है ना। तो इसी समस्या के समाधान करने के लिए ये कोशिश किया जा रहा है। फिलहाल ये सॉल्यूशन जो है मिटिगेट करने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु में आपको बता दूं कि खास करके स्टील रोप फेंस लगे हुए हैं, इंस्टॉल किए हैं, बैरियर किए हैं, जिसमें 45 लाख पर किलोमीटर खर्च हुआ है। यहां पर कहा जा रहा है कि अगर मान लिया कर्नाटका में बैरियर लगाया जाता है, 312 किलोमीटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और हर किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया का खर्चा आएगा, और ऐसे 312 किलोमीटर है जहां पर इंस्टॉल। तो इस बात पर कहा है कि भाई ताकि जो है इंसान और जानवरों के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो, इस तरीके से ऐसी स्थिति करने की जरूरत है। तो ये है आपका। नेक्स्ट है आपका 6 न्यू फेसेस इन 12 स्ट्रॉन्ग। हेमंत सोरेन ने मिनिस्टर, जो कि 12 मिनिस्टर के साथ वो किए। कहानी अलग है, पॉलिटिकल पार्टी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा आप यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया एंड चाइना होल्ड निगोशिएशन ओवर बॉर्डर कोऑर्डिनेशन। आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में बॉर्डर कोऑर्डिनेशन दिन ब दिन चलते जा रहे हैं, आपको पता ही है।
एक दूसरे शांति मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, दोनों तरफ से बहुत सारे बात हो रहे हैं आपका, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलेगा, लेकिन ये रोज का न्यूज है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई हम इस पर काफी कवर कर चुके हैं। यहां पर देख सकते हो इसरो को लेकर एक न्यूज यहां पर है जिसे हमें पढ़ना चाहिए। खास करके मैं आपको बता दूं कि आफ्टर रीशेड्यूल्स में इसरो ने रीशेड्यूल्स फॉर अ डे, आपको बता दूं इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थर्सडे को सक्सेसफुली, याद रखिएगा, प्रोबा प्रोबा थर्ड प्रोजेक्ट इसरो ने लॉन्च किया है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई प्रोबा है क्या। प्रोबा का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी मिशन है आपका, ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी अब्रोड पोलर सैटेलाइट व्हीकल से PSLV 59 रॉकेट से भेजा है। अब ये व्हीकल जो है टुक ऑफ विद द पावरफुल रोवर अब 4.04 मतलब 4 बजे भेजा गया। ये फर्स्ट लॉन्च पैड है आपका सतीश धवन का। अब ये PSLV C59 प्रोबा मिशन सफलतापूर्वक सफल हो चुका है आपका। सोमनाथ साहब ने ये बात कहा, एजेंसी ने इसकी बधाइयां भी दी है। खास करके ये लेटेस्ट मेंबर जो ESA की फैमिली में आपको मेंबर में आ गया। इससे पहले आपका था डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। प्रोबा 3 में 2 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च भी किए गए हैं, एक साथ किए गए हैं और सफलतापूर्वक ऑर्बिट में उसको भेज भी दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रोबा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोबा आपका। प्रोबा का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोबा का फुल फॉर्म आपका प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी आपका, ये कह सकते हैं। तो इससे संबंधित है आपका साइंटिफिक पार्टनर, इससे जानकारियां। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की न्यूज में तरफ देखते हैं आपका। अब एक है आपका फॉर्म सिक टू सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कुकी जू कम्युनिटीज के लिए। इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर फोरम में ऑर्गेनाइजेशन है कुकी जू पीपल, उन्होंने इस बात पर, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आगे के मेन न्यूज पर चलते हैं। अब आगे हम एडिटोरियल की तरफ चल रहे हैं। हालांकि अभी हमने कहा, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, भारतीय विधेयक, खास करके वायुयान विधेयक पर हम लोगों ने चर्चा किया, उसको लेकर के काफी पार्लियामेंट में चल रहा है कि भाई नेक्स्ट है आपका न्यूज। अभी भूटान और इंडिया के बीच में डिस्कस हुआ है गेल्फू हाइडल पावर प्लांट। तो अगर मान लिया एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि भाई भारत और भूटान के बीच के संबंध IR में, तो उसमें हम बता सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर संबंध कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में हम रेल लाइन, डिजिटल नेटवर्क भूटान के साथ बहुत ज्यादा हम लोगों ने किया है। तो इसमें से एक प्रमुख है जिसका नाम है गेल्फू हाइडल पावर प्रोजेक्ट आपका। इंडिया और भूटान के बीच में थ्रसरी बायलेटरल प्रोजेक्ट साइन किया गया भारत और भूटान के बीच में, खास करके इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में और अर्बन प्लानिंग को लेकर के। क्योंकि भूटान के जो किंग है जिंगमे खेसर ना, ये सभी लोग और क्वीन ये भारत आई हैं। मिस्टर वांगचू जो है प्रधानमंत्री से मिले नरेंद्र मोदी से, दोनों ने बात किया और बात करके बहुत सारे मल्टीपल फ्रंट पर उन्होंने चर्चा किया, खास करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने बात किया। ये जॉइंट स्टेटमेंट इशू किए गए दोनों के तरफ से, खास करके ये शहर है गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, दोनों के बीच के संबंध। तो भारत और भूटान के बीच का संबंध तो है, इंडिया ये फ्रेंडशिप एक्ट हम लोगों ने पास भी किया इनको लेकर के। तो इसमें काम करने वाले बहुत सारे अडानी ग्रुप से लेकर ये सब लोग यहाँ पर काम करने वाले थे। तो भारत और भूटान के बीच के संबंध और भी बेहतर हो सकते हैं। साइक्लोन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही था, समझा भी था। अब हम चलते हैं एडिटोरियल वाले सेक्शन पर, क्योंकि एडिटोरियल वाले सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देखिए, ये एडिटोरियल का सेक्शन है, फाइनेंस कमीशन को लेकर है, तो इस पर भी हम लोग पढ़ेंगे। अब एडिटोरियल में आप बता दूं कि स्टेट एंड चैलेंज बिफोर द फाइनेंस कमीशन। आपके राइटर हैं प्रेसिडेंट ऑफ, आप कह सकते हैं कि द्रविड़ मुनेत्र डीएमके और चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन साहब ने ही लिखा है। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु के गवर्नमेंट हाल फिलहाल में फाइनेंस कमीशन जिनके चेयरमैन है अरविंद फंगड़िया, उनसे मिला, बात किया और डिफरेंट चीजों पर बात किए गए, डिफरेंट मुद्दों पर बात किए गए। आप सबको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टेट और यूनियन के बीच में रिलेशंस
और खास करके रेवेन्यू के शेयर करने की बात है। फाइनेंस कमीशन के जो डिसीजंस हैं विल नॉट बी ओनली सेव टू द फिस्कल फेट ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर बट विल आल्सो इन्फ्लुएंस टू इंडियाज इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी इन द कहा जाता है कि जो फाइनेंस कमीशन है उनका जो डिसीजन एक बहुत बड़े मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण उसी पर आधारित होता है। तो 16 फाइनेंस कमीशन के वर्क के बारे में यहां पर चर्चा की गई है कि भाई फ्रेंड शोरिंग होनी चाहिए, रिशोरिंग और रीशेपिंग होने चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने इन सभी चीजों पर चर्चा करते हुए साथ साथ में ये भी कहा कि फाइनेंस कमीशन जो है 1951 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। पहली बार 1951 में आया था जब पहली फाइनेंस कमीशन, और हर फाइनेंस कमीशन जो है अपना अपना अलग अप्रोच उन लोगों ने किया है। एवरी फाइनेंस कमीशन साउट टू अचीव इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ सेंटर और स्टेट के बीच में आपका। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है इस पॉइंट में कि भाई न्यू और फेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज हो। उसके जगह पर 50 फाइनेंस कमीशन अवॉर्डेड ऑफ वर्टिकल शेयर ऑफ डिविजिबल पूल शुरू किया था 41% के साथ, एक इफेक्टिव डिवैल्यूएशन के साथ। उन्होंने फिर आगे चलकर आप देखोगे 33.16 इस तरीके से यूनियन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू को शेयर किया गया। और स्टेट जो है यहां पर फाइनेंस कमीशन में ये भी कह रहा है आपका हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन होना चाहिए। तो एक अगर साधारण भाषा में अगर मैं आपको बोल दूं कि फाइनेंस कमीशन का जो काम होता है वो फाइनेंस कमीशन का काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस रेवेन्यू का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो स्टेट जो है कैपेबल नहीं है उसके लिए कितना शेयर होना चाहिए, ये सब डिसीजन जो है ये सब रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के अंदर में ही आता है। लेकिन फाइनेंस कमीशन का ये रिकमेंडेशन होता है, ये कहीं ना कहीं इम्पोजिशंस नहीं होता है। आगे के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी है, राजीव भाटिया साहब जो है जिन्होंने लिखा है इस आर्टिकल को, ये 3 नेशंस विजिट आर्टिकल के बारे में। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री G20 विजिट में गए थे और उसी के साथ जो है 3 देश में भी विजिट किया, नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में नवंबर 16 से 21 तक उन्होंने विजिट किया। एक्सेप्शनली एज वेल एज आप कह सकते हो। लेकिन इंडिया लेटेस्ट फॉरेन जो है इट सबमिट डिप्लोमेसी कवर किया 3 डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियंस में आपका, है ना। तो ये बहुत बड़ा अच्छी बात थी कि भाई तीनों स्टेट के साथ उन्होंने रिलेशंस में और तीनों जगह पर बायलैटरल रीजन और ग्लोबल इश्यूज पर बात किए गए और साइन भी किए गए। प्रधानमंत्री का प्राइमरी जो फोकस था इंडिया को रिप्रेजेंट करना, G20 को रिप्रेजेंट करना ब्राजील के अंदर में। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बाकी के 2 नेशन के साथ भी अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की आपका। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नाइजीरिया की, बात करते हैं कि नाइजीरिया गए और नाइजीरिया जाने के बाद वहां की स्थिति के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि नाइजीरिया का क्या पोजीशन है और भारत के साथ इसका क्या असर। दरअसल नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया में गए, नाइजीरिया में होल्ड किया वहां अबुजा नाइजीरिया का एक शहर है और ये पीट्सॉप। अब यहां पर फुल स्केल पर उन्होंने अफ्रीका का मोस्ट पॉपुलस नेशन माना जाता है आपका नाइजीरिया। यहां तक कि आपको बता दूं कि वहां अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी नाइजीरिया है। अब ये वेस्ट अफ्रीकन नेशन होने के नाते यहां पर जाते हैं और जाने के बाद अपना प्रेजेंस दिखाते। G20 समिट में लास्ट ईयर इंडिया का इन्विटेशन भी उनको दिया था। अब यहां पर नाइजीरिया रिसेंट चेयरमैनशिप बना है इकोनॉमिक कम्युनिटी वेस्ट अफ्रीकन स्टेट का, जो एक रिलेवेंट भी है आपका। 2 लार्ज डेमोक्रेसी, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी एथनिक है, मल्टी लिंग्विस्टिक है, सोसाइटल डिवोटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इसलिए इंडिया और नाइजीरिया एक तरीके का नेचुरल पार्टनर माना जाता है। इंडिया और नाइजीरिया नेचुरल पार्टनर है। अब नाइजीरियन लीडरशिप ने बहुत सारे ऐसे सिग्नल दिए भारत और नाइजीरिया के बीच के संबंध को और बेहतर करने के लिए, और बहुत सारे क्राइटेरिया। नाइजीरिया हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी भी इंडिया के लिए डेवलपमेंट में हो सकता है, खास करके ह्यूमन रिसोर्सेज की बात किया जाए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नाइजीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नए नए एरियाज में भारत और नाइजीरिया एक साथ काम कर सकता है, एग्रीकल्चर में, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में, साथ में इसके जगह पर और भी बहुत सारे। अब G20 में आप बात करते हैं, आपको सेंटर पिच ब्राजील की बात करते हैं। 19 समिट में G20 के आप बारे में अगर हम बात करें तो 19 देश हैं G20 में और 2 यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन है और दूसरा यूरोपियन यूनियन में आपका। अफ्रीकन यूनियन भारत में दिल्ली के G20 के दौरान में जुड़ा था आपका 8 से 19।
अब यहाँ पर G20 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रियो डी जेनेरियो में G20 सबमिट किया गया। साथ साथ में पीपल सेंट्रिक डिसीजंस हुए प्रॉपर तरीके से न्यू दिल्ली के अंदर में आपका, और बहुत सारे ऐसे साथ साथ में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट टू हंगर और पॉवर्टी लॉन्च किया गया, ताकि गरीबी और भुखमरी के खिलाफ ग्लोबल अलायंस होगा आपका। इट विल बी सर्व एज अ प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पर भी मोबिलाइजिंग फाइनेंस और नॉलेज शेपिंग दिया जाए आपका। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम किए गए बेटर बिगर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को लेकर, और साथ में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ इसमें रिफॉर्म करने की भी बात की गई, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पर। उसी प्रकार से हम गायना की बात करें, गायना थर्ड लेग जो है आपका, मिस्टर मोदी ट्रैवल करते हैं गायना। अब यहां पर ऐसा देश है जहां पर 1 मिलियन पीपल रहते हैं कैरिबियन रीजन में। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए कि 40% वहां की पॉपुलेशन जो है भारतीय ऑरिजिन की मानी जाती है ना। जिसके साथ बायलैटरल कोऑपरेशन प्रोग्राम किए गए आपका। गायना हैज एनर्जी रिसोर्सेज, वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनल अफेयर के अंदर में। अगर हम इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मेमोरेंडम साइन किया गया इनके साथ। इंडिया और कैरेबियंस कम्युनिटी जो है यहां पर सेकंड सबमिट किया, और इसी बेस के आधार तो कह सकते हो कि इसमें G20 के दौरान में हमारे प्रधानमंत्री 3 देश और बाकी के देशों के साथ भी काफी बायलैटरल हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी, इसलिए इस बेहतर होगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।